नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सामान्य विज्ञान के एक नए सेशन में। सामान्य विज्ञान की ये तीसरी वीडियो आपको मिलने जा रही है और आपको बताते चलें कि सामान्य विज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं तो कंटेंट के बेसिस पे यदि हम बात करें तो कार्य बहुत अच्छा किया गया है, इसलिए जिम्मेदारी पूर्वक इसका नोट्स जो है वो बनाते हुए चलिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये बीपीएससी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि बीपीएससी के चैनल पर मिल रहा है, सभी राज्य विशेष की परीक्षाओं के लिए या ऐसी सभी परीक्षाएं जहां पर सामान्य विज्ञान एक विषय के रूप में पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये कंटेंट महत्वपूर्ण है। और दावे के साथ कहता हूं कि इस गुणवत्ता का कंटेंट डिटेल्ड में क्रमवार तरीके से आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं पेड बैच से जुड़ना पड़ेगा, तब आपको इस तरह से क्रमवार जानकारी आपको मिलेगी। नहीं तो छोटी छोटी वीडियो में आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन एक ही वीडियो में टॉपिक वार इस तरह से चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम पिछले दिनों पढ़ रहे थे टिश्यू ऊतक के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने पादप ऊतक की चर्चा समग्रता से किया था। पादप ऊतक के बाद आज जो हमें अपनी चर्चा करनी है वो करनी है जंतु ऊतक से। तो आज की जो चर्चा है ये है जंतु ऊतक से, जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक, यहाँ से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारा यह तीसरा सेशन है। जब हम बात करते हैं जंतु ऊतक की तो आपको बताते चलें कि जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक के 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। प्रकारों की बात करें तो इसके 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन से हैं, इनको हम क्रमवार तरीके से देख लेते हैं। कौन से 4 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं जंतु ऊतक के संदर्भ में। सबसे पहले देखने को मिलता है इपीथेलियल टिश्यू। इपीथेलियल टिश्यू, इपीथेलियल टिश्यू, ठीक है। इपीथेलियल टिश्यू, इपीथेलियल टिश्यू की जब हम बात करते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं उपकला ऊतक। क्या बोलते हैं? उपकला, उपकला ऊतक के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा प्रकार जो जंतु ऊतक का देखने को मिलता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव, इसका अर्थ यदि आप समझें तो इसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। मतलब दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी इसको क्या कहते हैं, दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई कनेक्टिव टिश्यू की। तीसरा जो देखने को मिलता है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू की यदि हम बात करें, मस्कुलर टिश्यू को हिंदी में कहते हैं क्या? पेशीय ऊतक। तो यहाँ पे नोट करते चलिएगा, पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। और लास्ट जो प्रकार देखने को मिलता है, लास्ट जो प्रकार देखने को मिलता है एनिमल टिश्यू का, उसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। नर्व्स टिश्यू, ठीक है। इसको साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, टिश्यू, या इसी को हिंदी में कहते हैं, नर्व्स का मतलब क्या होता है? तंत्रिका। तो इसको बोलते हैं तंत्रिका ऊतक, ठीक है। ये तो हो गए 4 प्रकार। हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। और एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इपीथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक और नर्व टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार हमें जंतु ऊतकों के बारे में पढ़ने हैं और उसके बाद से इसकी जानकारी समाप्त होगी। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से जो इनके प्रकार हैं, उनके क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं इपीथेलियल टिश्यू।
या उपकला ऊतक। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक की यहां पर हम बात करेंगे। इपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक की यदि हम बात करें तो इसका कार्य जो होता है वो है शरीर की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा कैसे, अभी बताते हैं। शरीर की सुरक्षा, शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा, शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा। ठीक है, शरीर की सुरक्षा, शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा, साथ ही साथ अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। अब इन तीनों को हम समझ लेते हैं। बात हो रही है इपिथेलियल टिश्यू की, और इपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने देखा कि इसका कार्य एक प्रकार से होता है शरीर की सुरक्षा, आंतरिक अंगों की सुरक्षा और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। शरीर की सुरक्षा, पहले इसको समझने की जरूरत है। हमने बताया कि हम पढ़ रहे हैं ऊतकों के बारे में, और ऊतकों में जंतु ऊतक में पहला प्रकार आता है इपिथेलियल टिश्यू। और इपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा कि ये शरीर की सुरक्षा करता है। कैसे? इपिथेलियल टिश्यू की यदि हम बात करते हैं तो जो हमारी स्किन है, ये जो हमारी त्वचा है, ठीक है, ये जो हमारी त्वचा है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो क्या करती है? ये त्वचा कहीं ना कहीं हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। जैसे हमारे शरीर के बाहरी भागों पर ऐसे स्किन देखने को मिलती है, इसी प्रकार की एक त्वचा जो हमारे शरीर के आंतरिक भाग हैं उन पर भी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे लीवर है वहाँ पर भी देखने को मिलती है, जैसे हमारी आंतें हैं वहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो ऊपरी स्किन होती है, चाहे वो शरीर की ऊपरी स्किन हो या शरीर के आंतरिक भागों के जो स्किन है, या इसको आप कह लीजिए बाह्य आवरण है, शरीर का बाह्य आवरण या हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के बाह्य आवरण जो हैं उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और ये बाह्य आवरण जो होते हैं ये रक्षा करते हैं हमारी शरीर की, यदि हम अपर की बात करें। और यदि हम आंतरिक अंगों के ऊपर जो इस प्रकार का आवरण है उसकी बात करें तो वो आंतरिक अंगों को सुरक्षित करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों के बाह्य आवरण का निर्माण होता है। तो इपिथेलियल टिश्यू क्या है? विशेष रूप से इपिथेलियल टिश्यू यही है जो हमारी स्किन है ना, ये जो हमारा बाह्य आवरण है, और जो हमारे आंतरिक अंगों का जो बाह्य आवरण है उसका निर्माण इपिथेलियल टिश्यू के द्वारा होता है, या आप कह लीजिए उसको हम इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, उसके पीछे जिम्मेदार जो कारक है। और इसका कार्य क्या होता है? शरीर की सुरक्षा, आंतरिक अंगों की सुरक्षा। अब यहाँ पे तीसरे में लिखा है अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। आप जानते हैं शरीर की ये जो बाहरी स्किन है, जो बाह्य आवरण है, इसके माध्यम से कई सारे अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। जैसे गर्मियों के दिनों में यदि आप मेहनत करते हैं तो आप देखते हैं आपके स्किन से पसीने आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी ये स्किन करती है। मतलब ये तीनों कार्य आपने समझ लिया कि कैसे इपिथेलियल टिश्यू करता है। तो कहने का मतलब है कि मान लो ये हमारी शरीर है, तो इसका जो बाह्य स्ट्रक्चर है ये संबंधित है एपिथेलियल टिश्यू से। और ये यदि हमारी शरीर है तो इसके अंदर जो ये आंतरिक अंग हैं और इनका जो बाह्य स्ट्रक्चर है उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है। उसका निर्माण जो है आप कह सकते हो एपिथेलियल टिश्यू से होता है या उपकला ऊतक से होता है। ठीक है, एंजाइम और हार्मोन का स्राव भी इसके माध्यम से होता है। अब जैसे हमने देखा कि शरीर की जो हमारी स्किन है, जो त्वचा है या जो बाह्य आवरण है, ठीक है, उसका जो निर्माण है उसके लिए एपिथेलियल टिश्यू जिम्मेदार है। अब जब त्वचा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे यह भी देख लेना जरूरी है कि जो हमारी त्वचा होती है, जो हमारी त्वचा है ये कितने प्रकार होती है। त्वचा के आप कह सकते हो, प्रकार नहीं कह सकते, त्वचा को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो त्वचा का जो वर्गीकरण है वो देखने को मिलता है 3। मतलब हमारी जो स्किन है
वो प्रमुखता से आपको देखने को मिलती है 3 भागों में बटी होती है। हमारी जो स्किन है वो 3 भागों में बटी होती है, ठीक है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? स्किन की यदि हम बात कर रहे हैं, त्वचा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला भाग जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिक। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिक, ठीक है, ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं डर्म्स। तीसरा भाग जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हाइपोडर्म्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? ठीक है, हाइपोडर्म्स। तो हमारी जो त्वचा होती है उसको 3 भागों में आप कह सकते हो, वो जो त्वचा है वो 3 भागों में बटी होती है, जिसमें सबसे ऊपरी जो त्वचा है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिक, जो उसके नीचे की परत है उसको हम बोलते हैं डर्म्स, और जो सबसे अंतिम परत है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्म्स। ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 भाग में बटी होती है, ऊपरी त्वचा, मध्य त्वचा और आंतरिक त्वचा। एपिडर्म्स ऊपरी त्वचा, डर्म्स मध्य त्वचा और हाइपोडर्म्स ये है आंतरिक त्वचा। ये आपको पता होना जरूरी है कि भाई हमारी जो त्वचा है वो कितने भागों में वर्गीकृत होती है। अब एक एक करके हम यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि यह भी जानना जरूरी है। एपिडर्मिक की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें यह त्वचा की पहली परत होती है। एपिडर्मिक जो है ये क्या है? जैसे हमने बताया सबसे ऊपरी परत, तो ये त्वचा की पहली परत होती है और ये मृत होती है। याद रखिएगा, ये क्या होती है? ये मृत होती है। तो एपिडर्मिक जो है, या आप कह लीजिए सबसे बाह्य जो आवरण है, बाह्य जो त्वचा है वो मृत होती है और इसमें एक अघुलनशील प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, एपिडर्मिक में एक अघुलनशील प्रोटीन पाया जाता है जिसे केराटिन कहते हैं, ठीक है, जिसे केराटिन कहते हैं। याद रखिएगा, केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है हमारी स्किन में। यदि पूछ लिया जाए किस स्किन में, तो सबको पता है ना कि स्किन में पाया जाता है, लेकिन यदि वहां पे ये वर्गीकरण दे दिए गए कि भैया किस स्किन में पाया जाता है, तब लोग गलती कर बैठेंगे। लेकिन आप यहाँ पे आजाद बीपीएससी से पढ़ रहे हो, आपको गलती नहीं करना है। एपिडर्मिक में आपको बताना है कि ये जो केराटिन है ये एपिडर्मिक में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यही हमारे बाल में, जंतुओं के सींग में, जंतुओं के खुर में भी पाया जाता है। अब दूसरी की बात हम कर लेते हैं डर्म्स की। देखो ये जो अतिरिक्त चीजें बता रहा हूं ना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको आप नोट डाउन कर लो। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं डर्म्स की। डर्म्स की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग सांवले होते हैं, बहुत सारे लोग काले होते हैं, बहुत सारे लोग गोरे होते हैं। और आपको बता दें कि ये जो त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाला पिगमेंट है, त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाला जो पिगमेंट है वो इसी मध्य त्वचा में पाया जाता है। तो स्पष्ट हो गया, त्वचा के रंग को निर्धारण करने वाला जो पिगमेंट है वो कहाँ पाया जाता है? वो दूसरी या मध्य त्वचा में पाया जाता है, जिसको आप डर्म्स कहते हो। तो याद रखिएगा, रंग को निर्धारण करने वाला, रंग को निर्धारण करने वाला पिगमेंट कहां पाया जाता है? ये कहां पाया जाता है? रंग को निर्धारण करने वाला पिगमेंट, तो ये डर्म्स में पाया जाता है। और डर्म्स ये दूसरी आप कह सकते हैं मध्य त्वचा होती है। और आपको यह भी बता दें कि ये जो त्वचा है, जैसे हमने कहा पिगमेंट पाया जाता है जो कि मध्य त्वचा में पाया जाता है, इसको कहते क्या है? इस पिगमेंट को कहते क्या है? तो इसको कहते हैं मेलानिन, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? इस पिगमेंट को क्या बोलते हैं? मेलानिन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मेलानिन नामक पिगमेंट के कारण हमारे त्वचा का जो कलर है वो निर्धारित होता है। यदि ये पिगमेंट जो है, मेलानिन नामक ये जो पिगमेंट है, ये ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाए? यदि ये ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो स्किन है वो डार्क हो जाती है, वो सांवली हो जाती है, वो काली हो जाती है। यदि याद कर लीजिएगा,
यदि मेलानिन किसी में ज़्यादा है तो उसकी स्किन डार्क रहेगी, उसकी स्किन काली रहेगी, उसकी स्किन सांवली रहेगी। यदि ये मेलानिन नामक जो पिगमेंट है ये कम हो किसी की स्किन में तो उसकी स्किन जो है वो साफ होगी, गोरी स्किन होगी, आप कह सकते हो लाइट स्किन होगी, ये आपको पता होना चाहिए। और आप यह भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बीमारी बोला जाता है कि उससे संबंधित है, जिनकी देखते हो आंखें भी भूरी होती होंगी, आईब्रो भी ब्राउन होते होंगे और स्किन भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ब्राउनिश दिखती है, कहीं कहीं दाग धब्बे दिखते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो है वो मेलानिन नहीं पाया जाता और उस रोग को बोलते हैं रंजकहीनता। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं रंजकहीनता और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एल्बिनिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म या हिंदी में रक्तहीनता। तो सॉरी रंजकहीनता। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई रंजकहीनता के लिए जिम्मेदार पिगमेंट कौन सा है तो आपको बताना है मेलानिन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई रंजकहीनता के लिए जिम्मेदार पिगमेंट मेलानिन किस स्किन में पाया जाता, त्वचा में पाया जाता है सबको पता है, लेकिन त्वचा के जो किस भाग में पाया जाता है, किस लेयर में पाया जाता है, ये सबको नहीं पता है। ये आपको पता है कि ये डर्म्स में पाया जाता है और डर्म्स मध्यवर्ती त्वचा को आप कहते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो आप देखते होंगे कि जो उभयचर होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, उनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो अपना रंग बदलते हैं। जैसे गिरगिट, आपने सुना होगा, गिरगिट देखा भी होगा, तो ये रंग बदलते हैं। तो आपको बता दें कि ये रंग जो बदलते हैं विशेष रूप से ये कैसे बदलते हैं, क्योंकि इनमें एक कोशिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटोफोर। इसी क्रोमेटोफोर कोशिका के कारण, इसी क्रोमेटोफोर कोशिका के कारण जो सरीसृप हैं, ठीक है, जो सरीसृप हैं, जो आप कह सकते हो, दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि जो उभयचर हैं वो अपना रंग बदलते हैं। तो क्रोमेटोफोर कोशिका कहाँ पाई जाती है? ये रंग बदलने वाले सरीसृपों में और उभयचरों में पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको भी, गिरगिट क्यों रंग बदलता है? क्योंकि उसमें क्रोमेटोफोर नामक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग उभयचर तो समझ जाते होंगे, जल प्लस स्थल दोनों पे रहने वाले। भाई सरीसृप किसको कहते हैं? तो सरीसृप में आप इंग्लिश इसका प्रयोग करते हो रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब है रेंग कर चलने वाले। तो रेंग कर चलने वाले जो जंतु हैं उनको रेप्टाइल्स आप कहते हो, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है हाइपोडर्म्स। तीसरी जो त्वचा है हाइपोडर्म्स, तो याद रखिएगा ये सबसे आंतरिक त्वचा होती है जिसको हाइपोडर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां से बहुत ज़्यादा कुछ फैक्ट नहीं है, सिर्फ पहला और दूसरा आपको याद रखना है और उसमें भी विशेष रूप से दूसरा बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देख रहे थे? हम जो अध्ययन कर रहे थे वो हम कर रहे थे इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इपिथेलियल टिश्यू को हमने देख लिया। दूसरा हमारा जो प्रकार था जंतु ऊतक का वो था कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। तो आइए देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक की हम बात करने वाले हैं। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही स्पष्ट है, हिंदी की बात करें या अंग्रेजी, दोनों शब्दों से स्पष्ट हो जा रहा है कि कनेक्टिव मतलब जोड़ने का कार्य। तो ये क्या करता है? ये ऊतकों को जोड़ने का कार्य। इसका कार्य क्या है? ऊतकों को जोड़ना, पहला कार्य ऊतकों को जोड़ना। तो ऊतकों को जोड़ने का कार्य होता है और ये ताकत प्रदान करता है। ठीक है, शरीर को ताकत प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है। और इसके उदाहरण में यदि आप देखोगे तो रक्त, लसिका,
अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, इन सबको आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए लिगामेंट कि भाई लिगामेंट किसको कहते हैं, तो लिगामेंट में आप समझिएगा कि यहाँ पे बोन प्लस बोन जो ज्वाइंट होता है, ठीक है, बोन प्लस बोन ज्वाइंट, बोन प्लस बोन ज्वाइंट, इसके पीछे कारण क्या है, लिगामेंट, बोन प्लस बोन ज्वाइंट। यदि कहीं पे बोन प्लस मसल ज्वाइंट होता है, ठीक है, बोन प्लस मसल ज्वाइंट, तो यहां पे जब बोन और मसल ज्वाइंट जुड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कंडरा, ठीक है। कंडरा जो है ये क्या करता है, बोन और मसल को जोड़ने का कार्य करता है, इसी को बोलते हैं टेंडर, टेंडर या कंडरा, ये बोन और मसल को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो इतना आपको पता हो गया कि भाई संयोजी ऊतक जो है इसका काम है जोड़ना, ऊतकों को जोड़ना, सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा था मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक। तो आइए देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यू, सॉरी टिश्यू ई है, इसको देख लीजिएगा, मस्कुलर टिश्यू या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पेशीय ऊतक। तो आइए पेशीय ऊतक को देख लेते हैं, पेशीय ऊतक। तो मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक की यहां पर हम बात करने वाले हैं। मस्कुलर टिश्यू या जब पेशीय ऊतक की बात करते हैं तो याद रखिएगा यह एक ऐसा प्रकार का ऊतक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा। यह एक ऐसा प्रकार का ऊतक है जो हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए जिम्मेदार है, जो हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। थोड़ा सा आँख में समस्या हो रही इसलिए ग्लास लगाना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि मैं बच गया था आप आई फ्लू वायरस से, लेकिन हाँ प्रारंभिक लक्षण थे तो उस पर केयर कर लिया, 1 दिन 2 दिन केयर कर लिया तो चीज़ें सामान्य हो गई। तो थोड़ा सा बच के रहना है आप सभी को भी, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे जाएं तो ग्लास का प्रयोग करें, ज़रूरी है। मस्कुलर टिश्यू की हम बात कर रहे थे। मस्कुलर टिश्यू के बारे में हमने आपको बताया कि ऐसा ऊतक जो शरीर में होने वाली गतियों के लिए जिम्मेदार होता है, शरीर में होने वाली गतियों के लिए जिम्मेदार होता है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक। एक शब्द मैंने बोला कि भाई गतियों के लिए जिम्मेदार, ठीक है। तो शरीर में गतियां होती कितनी प्रकार की हैं? हमारे शरीर में 2 प्रकार की गतियां होती हैं। पहला है ऐच्छिक गति और दूसरा है अनैच्छिक गति, ठीक है। ऐच्छिक गति और अनैच्छिक गति, 2 प्रकार की गतियां हमारे शरीर में होती हैं। एक ऐच्छिक गति जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट, और दूसरा है इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री 2 प्रकार की गतियां हमारे शरीर में देखने को मिलती हैं। वॉलेंट्री मतलब जैसे हमने बोला ऐच्छिक गति, ऐच्छिक गति मतलब जैसे जहां पर हम अपनी इच्छा अनुसार शरीर को मूव करते हैं, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं तो ये ऐच्छिक गति है, ठीक है। आप लिख रहे हो तो वो ऐच्छिक गति है। अनैच्छिक गति क्या होती है? जहां पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे दिल का धड़कना, ठीक है, तो वहां पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो गति किस प्रकार की है? वो अनैच्छिक गति है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पेशीय ऊतक जो है ये किस लिए जिम्मेदार है? ये शरीर में होने वाली विभिन्न गतियों के लिए जिम्मेदार है। और जब हम विभिन्न गतियां कहते हैं मतलब 2 प्रकार की गतियां, या तो ऐच्छिक गति या तो अनैच्छिक गति। मस्कुलर टिश्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बताते चलें ये 3 प्रकार का देखने को मिलता है, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू को 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। पहला प्रकार स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। दूसरा जो प्रकार आपको देखने को मिलता है वो होता है कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। दूसरा कार्डिक, इसको ध्यान से समझिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं।
कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। और तीसरा जो प्रकार यहाँ पे देखने को मिलता है वह है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये तीन प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू या चिकना पेशीय ऊतक, हिंदी में नोट कर लीजिए, चिकना पेशीय ऊतक। दूसरा कार्डिक से समझ जाइए किसकी बात हो रही है, हृदय की, तो हृदय पेशीय ऊतक। और तीसरा जो देखने को मिलता है स्केटल, इसको बोलते हैं कंकालीय पेशीय ऊतक। कंकालीय पेशीय ऊतक, तीन प्रकार के ये ऊतक आपको देखने को मिलते हैं, स्मूथ, कार्डिक और स्केटल। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हमें समझना है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू में तीन प्रकार हमने देखा। अब तीनों को हमें एक एक करके देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं पहले प्रकार को, जो है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू नाम से स्पष्ट है, चिकना पेशीय ऊतक। आपको बताते चलें, यह शरीर की उन गतियों के लिए जिम्मेदार होता है जो मनुष्य के बस में नहीं है। किस प्रकार की गति के लिए? ऐसी गति जो मनुष्य के बस में नहीं है। ठीक है, मतलब अनैच्छिक गति। ठीक है, ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये ऐसी गति जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, मतलब अनैच्छिक गति, उसके लिए जिम्मेदार है। जैसे हृदय, जैसे श्वसन, जैसे पाचन, इन सब के लिए जो जिम्मेदार है वो है आपका पहला प्रकार। और पहला प्रकार था चिकना पेशीय ऊतक या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं तो दूसरे की बात अब हम कर लेते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा था कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। कार्डिक मस्कुलर टिश्यू नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, हृदय पेशीय ऊतक बात हो रही है, तो हृदय की जो पेशियों में गति होती है, हृदय की पेशियों में जो गति होती है, हृदय की पेशीय में होने वाली गति के लिए जिम्मेदार। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रकार। अगला प्रकार जो यहाँ पे देखने को मिलता है वह है स्केटल मस्कुलर टिश्यू। स्केटल मस्कुलर टिश्यू, स्केटल मस्कुलर टिश्यू की बात करें, नाम से ही स्पष्ट है, कंकालीय पेशीय ऊतक। कंकालीय पेशीय ऊतक की बात हो रही है, मतलब जो हमारे शरीर की ऐच्छिक गतियां हैं, जो हमारे अनुसार होती हैं, ठीक है, उसके लिए जो जिम्मेदार ऊतक है उसको बोलते हैं स्केटल मस्कुलर टिश्यू। तो शरीर की जो ऐच्छिक गतियां हैं उनके लिए जो जिम्मेदार ऊतक है उसको बोलते हैं कंकालीय पेशीय ऊतक या स्केटल मस्कुलर टिश्यू। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो मस्कुलर टिश्यू के प्रकार को पढ़ा। अब चौथा प्रकार इसमें जो हमने देखा था, तीन तो हो गए हमारे, चौथा हमने देखा था और वो था नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। ठीक है, नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक, इसके बारे में हम चर्चा अब करेंगे, एक एक करके यहाँ पर हम चीज़ों को देखेंगे। चले, नर्वस टिश्यू की बात हो रही है, तंत्रिका ऊतक की बात हो रही है। आपको पता होगा जीवों में दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, अभी हमने आपको बताया। कौन कौन सी? ऐच्छिक गतियाँ और अनैच्छिक गतियाँ। जीवों में होने वाली इन दोनों गतियों को कोई तो नियंत्रित करता होगा ना,
कोई तो इनको कंट्रोल करता होगा ना। तो इसमें जो आप कह सकते हो जीवों में होने वाली दोनों गतियां, चाहे वो ऐच्छिक हों चाहे वो अनैच्छिक हों, ऐच्छिक या अनैच्छिक, जीवों में होने वाली ऐच्छिक और अनैच्छिक गतियों की जब हम बात करते हैं तो इनमें नियंत्रण व समन्वय बनाए रखने के लिए जो मदद करता है, जीवों की इन दो प्रकार की गतियों में नियंत्रण और समन्वय बनाए रखने में जो मदद करता है उसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। याद रखिएगा, जीवों में होने वाली दोनों प्रकार की क्रियाएं, चाहे वो ऐच्छिक हैं या अनैच्छिक हैं, उनमें नियंत्रण और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार जो ऊतक है, उस ऊतक को हम तंत्रिका ऊतक के नाम से जानते हैं। नर्व्स टिश्यू के बारे में हम उसके बारे में देखते हैं। जैसे हम आंख से देखने का काम कर रहे हैं, आप भी देखने का काम कर रहे हो, कुछ लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे चाहे आप देख रहे हो, सुन रहे हो या लिख रहे हो, तो इसमें जो समन्वय हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो तंत्रिका ऊतक कर रहा है, नर्व्स टिश्यू कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। याद रखिएगा, इसके सेल को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। इसके सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स और इसके 3 भाग होते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो न्यूरॉन्स ये सेल होता है, इसी का काम होता है कि किसी भी सूचना को शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से शरीर तक पहुंचाना। तो इसका काम होता है न्यूरॉन्स का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी चर्चा पूरी हो गई किसकी? हमारी चर्चा पूरी हो गई जंतु ऊतक की। तो ऊतक को हमने समग्रता से देख लिया, चाहे वो पादप ऊतक की बात करें चाहे वो जंतु ऊतक की बात करें। और मैं आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर के कि आपको समझ में आया होगा। और क्योंकि पिछले वीडियो में भी बोला था, कम से कम डेली आप देखते हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा, तो एक लाइक एक कमेंट तो बनता है कि किस तरह का कंटेंट है, कैसा आपको लग रहा है, मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसमें जो है आप ना क्या करते हो कि समय बचाने लगते हो कि कमेंट क्या करना, लाइक क्या करना। यदि पसंद आता है तो लाइक कमेंट ज़रूरी है, नहीं पसंद आता है लाइक के बगल में एक डिसलाइक की भी बटन होती है, ठीक है। वहाँ भी यदि आप क्लिक करते तो भी हमें पता चलेगा कि कंटेंट में कुछ कमी है। तो प्रतिक्रिया अनिवार्य है, ठीक है। जितनी अच्छी प्रतिक्रिया होगी उतना अच्छा सेशन आगे आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है पोषण, ठीक है। पोषण या इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसी को? न्यूट्रिशन बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिशन इसी को बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पोषण या न्यूट्रिशन इसी को बोलते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब हम पोषण और न्यूट्रिशन के बारे में पूरी जानकारी करते हैं कि भाई होता क्या है। आपको बता दें कि हमारे शरीर में होने वाली वह क्रिया, हमारे शरीर में होने वाली वह क्रिया जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है, जो हमारे वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, उसी को कहते हैं पोषण। तो पोषण क्या है? पोषण से हमारी शरीर में वृद्धि और विकास होता है, साथ ही साथ जो शरीर के अंदर टूट फूट होती है उसका मरम्मत भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, उसका मरम्मत भी पोषण के माध्यम से होता है। टूट फूट का मतलब जैसे यदि आप एक्सरसाइज करते हो, मसल बिल्डिंग करते हो, ठीक है, तो शरीर के अंदर टूट फूट होती है और उस टूट फूट के लिए वहाँ पे न्यूट्रिशन चाहिए, तभी वो जाके कवर होता है। तो वो काम भी कौन करता है? पोषण का वो काम है। तो वह क्रिया जिसके द्वारा शरीर की वृद्धि व विकास होता है, साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर हो रहे टूट फूट की मरम्मत होती है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। मानव शरीर में यदि हम बात करें तो पोषण की कुल 5 प्रक्रियाएं होती हैं। मानव शरीर में पोषण की 5 प्रक्रियाएं होती हैं। अब इन्हीं प्रक्रियाओं को एक एक करके देखना है और समझना है,
आइए देख लेते हैं कि भाई मानव शरीर में जब हम पोषण की बात कर रहे हैं तो ये 5 प्रक्रियाएं हैं क्या जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। पहला है इंजेक्शन, ठीक है, पहला आता है इंजेक्शन या इसी को बोलते हैं अंतःग्रहण। ठीक है, दूसरा इसी में आपको देखने को मिलता है, डाइजेशन। ठीक है, दूसरा कौन सा आ गया, डाइजेशन। ठीक है, या पाचन। तीसरी जो प्रक्रिया देखने को मिलती है वो आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अवशोषण। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। इसके बाद अगला देखने को मिलता है एसिमिलेशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, इसको बोलते हैं स्वांगीकरण। और लास्ट में आपको देखने को मिलता है डिफिकेशन। क्या देखने को मिलता है, डिफिकेशन। और डिफिकेशन को आप बोलते हो मल त्याग। ठीक है, तो ये हमारी 5 प्रक्रियाएं होती हैं, याद रखिएगा। मानव शरीर में पोषण की ये 5 प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब इन्हीं 5 प्रक्रियाओं को हमें क्रमवार ढंग से समझना है। आइए एक एक को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो 5 प्रक्रियाएं हैं, जैसे सबसे पहले हमने देखा इंजेक्शन। ठीक है, ये आंतरग्रहण। ठीक है, इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण। अब यहाँ पे आपको समझना है, जैसे ही आप अपने मुख में कुछ डालते हो, ठीक है, तो डालने की जो प्रक्रिया, जैसे ही आपके मुख में कुछ गया उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। तो इंजेक्शन कुछ भी नहीं, अंतर्ग्रहण कुछ भी नहीं, बल्कि किसी भी भोज्य पदार्थ को हमारे मुख में रखने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण। ठीक है, अब आपको पता होगा कि भोजन का जो टुकड़ा है वो मुख में रखने मात्र से यदि हम बात करें तो पचना प्रारंभ नहीं हो जाता, उसका डाइजेशन प्रारंभ नहीं होता, लेकिन पाचन की जो प्रक्रिया है वो मुख में रखने के तुरंत बाद आप कह सकते हो शुरू हो जाती है। मतलब पाचन, जो आप दूसरा प्रक्रिया देखते थे, पाचन के अंतर्गत आ जाता। जैसे ही आपने भोजन मुख में रख लिया उसके बाद बात आ जाती है पाचन की। ठीक है, अब इसके बाद आपको बता दें, यह जो है ये ग्रसनी में जाता है। कहाँ पे जाता है, ग्रसनी। इसके बाद ये जो भोजन का टुकड़ा था ये ग्रसनी में जाता है। ठीक है, ग्रसनी की जब हम बात करते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फेरेंस। ठीक है, इसी को बोलते हैं फेरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फेरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। अब ग्रसनी या फेरेंस की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे ही भोजन हमने मुख में रखा, मुख में रखने के बाद वो भोजन कहाँ पहुँच गया, ग्रसनी में पहुँच गया। और जब ग्रसनी में पहुँच गया तो आपको बता दें कि ग्रसनी में 2 नलिकाएं जुड़ी होती हैं। इसी ग्रसनी से 2 नलिकाएं ऐसे जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसमें से एक नलिका होती है जिसको बोलते हैं वायु नलिका या विंड पाइप। ठीक है, पहला जो नलिका होती है एक, उसको हम बोलते हैं वायु नली या विंड पाइप, और दूसरी जो नलिका होती है उसको बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप। ठीक है, तो एक जो वायु नलिका है या जो विंड पाइप है और एक दूसरी हो गई फूड पाइप। अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि मान लो ये भोजन ऐसे आ रहा है, ठीक है,
तो भोजन भोजन नली में ही क्यों जाता है, ग्रसनी में क्यों नहीं जाता? क्योंकि भाई दोनों नलिकाएं हैं, दोनों ओपन हैं, तो ग्रसनी में क्यों नहीं जाता है, सॉरी विंड पाइप में क्यों नहीं जाता है भोजन, सिर्फ और सिर्फ फूड पाइप में ही, भोज नलिका में ही क्यों जाता है? इसके पीछे आपको कारण बता दें कि जो आपकी विंड पाइप होती है, जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि इस विंड पाइप में एक ढक्कन नुमा संरचना होती है। जैसे ही कोई भोज्य पदार्थ ग्रसनी तक पहुंचने वाला होता है, यहाँ पे ये जो ढक्कन लगा होता है ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, और विंड पाइप के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है, इसको यदि हम बात करें, इसको बोलते हैं इपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं? इपीग्लोटिस, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इपीग्लोटिस। ठीक है, इपीग्लोटिस, EPIGLOTTIS, इपीग्लोटिस। ठीक है, तो याद रखना है कि जब भोजन ग्रसनी में पहुंचता है तो ग्रसनी से दो नलिकाएं जुड़ी होती हैं, जिसमें एक नलिका होती है विंड पाइप और एक होती है फूड पाइप। हमारा भोजन फूड पाइप में चला जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता है, क्योंकि विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, और इस ढक्कन नुमा संरचना को हम बोलते हैं इपीग्लोटिस। और इसी ढक्कन नुमा संरचना के बंद होने के कारण हमारा भोज आप कह सकते हो नली में चला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको बता दें कि धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है फूड पाइप की, और फूड पाइप को क्या बोलते हैं? फूड पाइप को बोलते हैं नोट कर लीजिएगा, इसोफेगस। इसोफेगस, फूड पाइप को क्या बोलते हैं? इसोफेगस। इसको नोट कर लीजिएगा, फूड पाइप को क्या बोलते हैं? इसोफेगस। इसोफेगस बोलते हैं किसको? फूड पाइप को। तो हमारा जो भोजन है वो फूड पाइप में पहुंच जाता है, जिसको बोलते हैं इसोफेगस, या हिंदी में इसी को बात करते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ठीक है, तो हमारा भोजन ग्रसनी के बाद पहुंच गया है ग्रास नली में या इसोफेगस में। अब ये जो ग्रास नली है, क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है? नहीं। ठीक है, फिर क्या होता है? आइए देखते हैं। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि यहां पर भोजन का मूवमेंट होता है। कुछ इस तरह से यहां पर भोजन का मूवमेंट होता है, और ये जो संरचना होती है, जो आप मोड़दार संरचना देख रहे हो, क्योंकि अब क्या है, भोजन इसी से धीरे धीरे मूव करके नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये जो ये आपको जो संरचना देखने को मिल रही है ग्रास नली में, जो संरचना देखने को मिल रही है, यहाँ पे यदि हम बात करें कि जो भोज्य पदार्थ का मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट की गति को हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। ग्रास नली में भोज्य पदार्थों की जो ये मूवमेंट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति, या इंग्लिश में इसी को नोट कर लीजिएगा, इसी को बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति। तो इस क्रमाकुंचन गति के माध्यम से अब ग्रास नली से हो करके जो भोजन है, इस क्रमाकुंचन गति के कारण कहाँ जाके पहुंच जाता है? ये जाके पहुंच जाता है आमाशय में। कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। अब ये भोजन पहुंच गया कहाँ पर? आमाशय में। ठीक है, भोजन क्रमाकुंचन गति के माध्यम से ग्रास नली से होकर के पहुंच गया कहाँ पर? आमाशय में। अब जानते हैं आप कि जब आमाशय की बात करते हैं तो ये जो आमाशय है ये लिंक किससे होता है? आमाशय लिंक होता है छोटी आंत से। ठीक है, तो ये छोटी आंत से लिंक होता है। ठीक है, ये छोटी आंत से लिंक होता है। तो याद रखिएगा, ये हो गई आपकी छोटी आंत।
ये छोटी आंत से लिंक होता है, आम आंत से छोटी आंत से लिंक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको बता दें कि पाचन की क्रिया की जब हम बात करते हैं तो पाचन की क्रिया मुख से लेकर के, याद रखिएगा, पाचन की क्रिया मुख से लेकर के छोटी आंत तक होती है। पाचन की क्रिया मुख से लेकर के छोटी आंत तक होती है। और ये जो छोटी आंत आप देख रहे हो यह भी 3 भागों में विभाजित होती है। इसके भी 3 भाग होते हैं, इस छोटी आंत के भी इस तरह से 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 भाग होते हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? पहले भाग को बोलते हैं डियोडेनम। डियोडेनम पहले भाग को बोलते हैं डियोडेनम। दूसरे को बोलते हैं जीजूनम। जेजुनम। पहला भाग हो गया पहला भाग हो गया आपका डियोडेनम, दूसरा हो गया जीजूनम, तीसरा भाग होता है इलियम। ठीक है, तो आपकी जो छोटी आंत है वो 3 भागों में वर्गीकृत होती है और इसको बोलते हैं डेडोनम, जेजुनम और इलियम। और यहाँ पे आपको बता दें, यदि कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि आंत के किस भाग में सबसे अधिक पचा हुआ भोजन होता है, आंत के किस भाग में सबसे अधिक पचा हुआ भोजन होता है, तो याद रखिएगा वो है इलियम। सबसे अत्यधिक पचा हुआ जो भोजन होता है वो इलियम में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सी प्रक्रिया संपन्न हुई अभी तक? छोटी आंत तक की प्रक्रिया, मुख में भोजन रखने से लेकर के छोटी आंत तक की जब हम बात करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है कौन सी है? ये प्रक्रिया है पाचन की। अब तीसरी प्रक्रिया की हम बात करते हैं। तीसरी प्रक्रिया है आपका अवशोषण। 2 प्रक्रियाएं हो गई पूरी, अब तीसरी प्रक्रिया है अवशोषण। ठीक है, अवशोषण नाम से स्पष्ट है। तो भाई जो पचा हुआ भोजन है उसको शरीर की कोशिकाएं क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। तो पचा हुआ भोजन शरीर की कोशिकाओं द्वारा जो अवशोषित होता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अवशोषण। अब हम आ गए हैं चौथी प्रक्रिया पे, जिसको बोलते हो आप स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। एसिमिलेशन या स्वांगीकरण, ये चौथी प्रक्रिया है। एसिमिलेशन या स्वांगीकरण की बात करें तो आपको पता होगा कि भैया जब भोजन पूरी तरह से अब अवशोषित हो चुका है तो जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं, अब जो पचा हुआ भोजन है, जो वहाँ से आप कह सकते हो कि जो कोशिकाएं, जैसे हमने देखा कि पचे हुए भोजन को कोशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं। तो मान लीजिए ये एक कोशिका है, ये भोजन को अवशोषित कर चुकी है, इसके अंदर आपको भोजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम समझ क्या रहे हैं? स्वांगीकरण की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल हैं, ये जुड़ी किससे होती हैं? ये जुड़ी होती हैं रक्त नलिकाओं से। ये जो कोशिकाएं हैं किससे जुड़ी होती हैं? ये जुड़ी होती हैं रक्त नलिकाओं से। ठीक है, क्योंकि ये कोशिकाएं रक्त नलिकाओं से जुड़ी होती हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई जो रक्त नलिकाएं हैं ना, ये ऑक्सीजन लाकर सेल में छोड़ देती हैं, क्योंकि ये रक्त नलिकाओं से जुड़ी होती हैं और रक्त नलिकाएं क्या करती हैं? ऑक्सीजन लाकर इनमें छोड़ देती हैं। और जैसे ही रक्त नलिकाएं इसमें ऑक्सीजन लाकर छोड़ेंगी तो ऑक्सीजन सेल के अंदर जो मौजूद ग्लूकोज है उसको तोड़ता है। अब ऑक्सीजन सेल में प्रवेश कर गया। ऑक्सीजन जब सेल में प्रवेश कर गया तो क्या करेगा? सेल के अंदर प्रवेश करके जो ग्लूकोज है उसको तोड़ने का काम करेगा। और जब ग्लूकोज टूटता है भैया तो फिर क्या होता है? आप जानते हैं एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो ग्लूकोज टूटता है और एटीपी के रूप में वहाँ पर ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और O2 के प्रवेश से लेकर
एटीपी की जो प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन के प्रवेश से लेकर के एटीपी तक की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण। ऑक्सीजन का कोशिकाओं में प्रवेश और ग्लूकोज टूटकर एटीपी के रूप में जब ऊर्जा निर्मुक्त करता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात आ जाती है क्या, इसके बाद आपकी बात आ जाती है डिफिकेशन। लास्ट आपका आ जाता है कौन सी प्रक्रिया, डिफिकेशन। डिफिकेशन या मलत्याग, तो जो अवशिष्ट बचा होता है वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है और इस प्रकार से जो पूरी प्रक्रिया है, पोषण की जो पूरी प्रक्रिया है, वो हमारे शरीर में संपन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट यदि है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट रहा करे, जितना आप पढ़ा करें तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताया करें। और जितना आज आपने पढ़ा है, पोषण पढ़ा आपने जंतु ऊतक पढ़ा, तो आज की जो चर्चा है वो पोषण और जंतु ऊतक तक ही रहेगी। अब अगला जो सेशन होगा वहाँ पर हम आगे एक नए टॉपिक की बात करेंगे। तो अभी तक 3 सेशन हुए हैं, नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिएगा। और मैंने बोला है कि आज का जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम का जो सेशन है, जो पहले मूल्यांकन सेशन हुआ करता था, ठीक है, वो मेंटरशिप प्रोग्राम के नाम पर रखा गया, अब उसका नाम बदल दिया गया है। तो वहाँ पर जब आप उपस्थित होंगे तो वहाँ पर आज आपके पिछले 2 सेशन के नोट्स चेक किए जाएंगे। तो पिछले 2 सेशन के नोट्स अनिवार्य रूप से तैयार होने चाहिए। भैया देखो, नोट्स बना लो, नोट्स नहीं बना पाओगे तो 1 घंटे 1.5 घंटे लगेगा उस कंटेंट को पढ़ने में। नोट्स बना लोगे तो इसी कंटेंट को आप 15 मिनट 20 मिनट में भी पढ़ सकते हो। क्योंकि यदि आप इतना पढ़ लेते हो, जितना आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, इतना यदि आप अध्ययन कर लेते हो, तो आप जब कोई भी पुस्तक पढ़ोगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है कि यदि हम उस बैकग्राउंड से नहीं हैं, हमने बेसिक से अध्ययन नहीं किया है, तो कोई भी पाठ्य पुस्तक भी पढ़ने जाएंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि यदि सेशन अच्छा लगता है तो नोट्स बनाते हुए चलिए। मैंने आपको बोला है कि जीव विज्ञान पूरा समाप्त होगा, रसायन भौतिक भी समाप्त होगा, और अधिकतम 10 से 12 लेक्चर में। तो 10 से 12 लेक्चर की बात है, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है। अच्छा लग रहा है तो कम से कम अपने मित्रों को, जो विशेष रूप से किसी राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पे सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, तो उनको भी थोड़ा सा सलाह दीजिए कि भैया पैसा बचाओ, निःशुल्क कंटेंट मिल रहा है तो इसका पूरा लाभ उठाओ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।